हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी डॉट में। फ्रेंड, आज हम बात करेंगे मौर्य उत्तरकाल तथा पुष्यमित्र शुंग और उसके समकालीन जितने भी शासक हुए उसके बारे में। और संगम युग के बारे में आज हम पढ़ेंगे। यदि टाइम ज़्यादा नहीं होता, 20 मिनट से कम का वीडियो बनता है, तो हम संगम युग के बारे में भी आज ही पढ़ेंगे। अगर नहीं होता तो उसे बाद में पढ़ेंगे। संगम युग के जितने भी शासक हुए वो मौर्योत्तर काल में ही हुए थे तथा इनके ही समकालीन थे। उसके चौल, चेर, पांड्य के शासक जो हैं बहुत ही महान हुए थे। इनका उदय जो है वो 1000 ईसा पूर्व में ही हो गया था, लेकिन ये इतने विख्यात नहीं थे कि जिनके ना ही कोई तथ्य मिले हैं। फिर इनका उदय दक्षिण में इस समय होता है जो 78 ईस्वी से 200 ईस्वी के बीच रहता है। उसके बाद इनका जो उदय फिर होता है विक्रमादित्य के समय, तो वो होता है फ्रेंड 1200 ईस्वी के लमसम, 1100 ईस्वी के लमसम फिर से दक्षिण का उदय होता है। तब हम पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे मौर्योत्तर काल के बारे में और पुष्यमित्र शुंग के बारे में। पढ़ेंगे ये फ्रेंड कि कैसे मौर्य वंश में इतने महान शासक होने के बाद भी मौर्य साम्राज्य का किस प्रकार से पतन हो गया, कैसे पुष्यमित्र शुंग ने बौद्धों की हत्या की तथा उस पर अपना शुंग वंश का स्थापना किया, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो समय को व्यतीत न करते हुए आइए इसको समझते हुए आगे बढ़ते हैं। तो पहले हम देखते हैं क्या है। अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना की? तो पुष्यमित्र ने। तो ये तो पहले ही हमने टाइटल ही दे दिया, पुष्यमित्र शुंग का उदय था। पुष्यमित्र शुंग को माना जाता था कि ये ब्राह्मण है और शुंग वंश जो होता है वो ब्राह्मण वंशी होता है, ऐसा मैंने सुना। ये क्लियर नहीं है। कुछ इतिहासकारों का ऐसा कहना है कि पुष्यमित्र शुंग जो है वो ब्राह्मण था। जब मौर्य काल में जब जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म अपने उच्च स्तर पे थे, क्योंकि बौद्ध धर्म और जैन धर्म पहले से ही उद्ग्रीत थे और उनके धर्म को बहुत तेजी से लोग ग्रहण कर रहे थे। ऋग्वेद में जो है वो बहुत से मुनियों के बारे में बताया गया है। उसके बाद जो है वैदिक युग से ही यज्ञों का प्रावधान हो रहा था, जिससे ब्राह्मणों को उनका जीविका चलता था। और जब जैन धर्म और बौद्ध धर्म को लोग अपना लिए, तो ब्राह्मण से जो भी यज्ञ होते थे, जितने प्रकार के यज्ञ होते थे, उन्हें लोगों ने मानना अस्वीकार कर दिया। इससे ब्राह्मणों को बहुत हानि हुई और वो तथा भिक्षा मांगने की स्थिति में आ गए। ऐसे ही करते करते जब अशोक ने कलिंग युद्ध किया, उसके बाद बहुत ही बौद्ध को सपोर्ट किया अशोक ने, बहुत दान करने लगा। उसके जो है अनाज गृह में अन्न की कमी होने लगी। तो जो अंतिम शासक था मौर्य वंश का अंतिम शासक, वो बृहदत्त था। बृहदत्त का सेनापति कौन था? पुष्यमित्र शुंग था। ब्राह्मणों की स्थिति अलग देखकर उसे बहुत ही दयनीय स्थिति हुई और उसने बृहदत्त की हत्या कर मौर्य वंश पे शुंग वंश की नींव डाली। तथा बहुत से ऐसे बौद्धों के किताबों में जो कृतियां हैं बौद्धों की, उसमें कहा जाता है कि पुष्यमित्र शुंग ने 30,000 से ऊपर तक, 40,000 से ऊपर तक बौद्ध धर्मों के अनुयायियों को उनके मौत के घाट उतार दिया। बहुत से कहा जाता है बौद्ध स्थलों को उखड़वा दिया, जितने भी स्तूप होते हैं उसको उखड़वा दिया। तथा जो भी ये कहता था कि मुझे बौद्ध धर्म अपनाना है, उसे वह बलि के घाट उतार देता था। इसी के समय ये मध्य में था, यह भारत के मध्य में था। हम अभी आपको जो है मैप से समझाएंगे कि किस प्रकार से पुष्यमित्र शुंग ने मध्य पे अपना आक्रमण किया और उसे जीत लिया। उसके बाद किस तरह पुष्यमित्र शुंग ने यज्ञ करवाए, अश्वमेध यज्ञ भी करवाया होता है। उसी समय जो है, इसी समय फ्रेंड 1 ईस्वी के बाद था 200 ईसा पूर्व के समय, 200 ईसा पूर्व के बाद इंडिया पे जो है, हमारा मान लीजिए भारत का नक्शा है, हमारे ये भारत के नक्शा है, ये मान लीजिए इंडिया है। इंडिया पे जो है यवनों का, हिंद यवनों का आक्रमण होता है पश्चिम में। उसके बाद कुषाणों का भी आक्रमण होता है, फिर से शाकों का भी आक्रमण होता है। मतलब 3-4 ऐसी जातियां आती हैं बाहर से जिसपे इस पे आक्रमण रखते हैं। भारत के बीच में जो है वो किसका शासन रहता है? पुष्यमित्र शुंग का, जो मौर्य वंश से छीना रहता है। उसके बाद दक्षिण में जो है संगम युग का उदय होता है। संगम युग में जो है आज के कर्नाटक में कहें तो वो चेर शासक रहते थे। यहाँ पे जो है चोल शासक और यहाँ पे पांड्य शासक। तो उसके बारे में हम आपको बाद में बताएंगे। आइए इसको देखते हैं। अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त की हत्या कर किसने शुंग वंश की नींव रखी? पुष्यमित्र शुंग ने। पुष्यमित्र शुंग ने फ्रेंड नींव रखी। कन्नौ कान्य वंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव। ये भी इसके समकालीन ही था। सातवाहन, देखिए ये सातवाहन बृहदत्त की हत्या कर पुष्यमित्र शुंग, वासुदेव तथा इस सब ने मिलकर सातवाहन, आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सिमुक, वासुदेव, पुष्यमित्र शुंग। इन्होंने, पुष्यमित्र शुंग जो है वो मध्य में था तथा ये इसके किनारे किनारे राज्यों पर आक्रमण करके उसे अपने बस में कर लिए। इसके बारे में फ्रेंड हम चित्र के माध्यम से समझेंगे किस प्रकार इसने आक्रमण किया और
किस प्रकार से इन्होंने इस पे राज किया, कितने वर्षों तक। सातवाहन आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक था। तो इस सब चीज़ों को आप ध्यान दीजिएगा, किस प्रकार से इन सभी के पहले पहले क्वेश्चन जो है वन लाइन क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है कि कन्नौ वंश का संस्थापक कौन था, तो वासुदेव था। शुंग वंश का संस्थापक कौन था, तो पुष्यमित्र शुंग था। और सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था, तो वो सीमुक था। ये सब चीज़ें जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यही चीज़ें याद करनी होती हैं। बाकी जो समझना है वो हम आपको मैप के द्वारा समझाएंगे, जो आपके माइंड में सेटअप हो जाएगा। प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसका समकालीन था, पुष्यमित्र शुंग का। बता दें पतंजलि कौन था, तो ये जो है पुष्यमित्र शुंग के समकालीन था। और पतंजलि ने ही बताया है कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाया था। पतंजलि जो है इसके समकालीन था तथा इसके दरबार में रहता था। अयोध्या से एक शिलालेख प्राप्त हुई है, जिसके राज्यपाल जो हैं धर्मदेव थे। धर्मदेव जो थे इसके राज्यपाल थे, और उन्होंने ही बताया है कि अयोध्या से मिले शिलालेख में यह लिखा हुआ है कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाया है। ठीक है फ्रेंड। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृति भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया था, शक राजा रुद्रदामन। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख जो कि हम पहले बता चुके हैं, आपको मौर्य काल में भी रुद्रदामन का कथन प्राप्त होगा। तो सर्वप्रथम जो है कौन सा अभिलेख है जिसमें शुद्ध संस्कृत लिखा हुआ है, तो वह रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ कहाँ है फ्रेंड, तो वो गुजरात में है। सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में, ये फ्रेंड क्वेश्चन है, सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया, महाराष्ट्र। ये यहीं तक क्वेश्चन है फ्रेंड, ये उसके बाद प्रिंट हो गया है, तो आप उस पर मत ध्यान दीजिएगा। यही है, सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया, महाराष्ट्र में। किस कुषाण शासन ने सर्वप्रथम, अब ये दूसरा क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है, किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा जारी किए, कडफसिस। किस वंश के शासक ने, ये खत्म हो गया यहाँ पे, किस वंश के शासकों ने छत्र प्रणाली का प्रयोग किया, शकों ने। इसमें देखिए 3 क्वेश्चन वर्णित किया गया है, आप ध्यान दीजिएगा। सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया, महाराष्ट्र में। सातवाहन जो कि ऊपर पढ़े हैं। किस कुषाण, कुषाण जो थे ये चाइना से आए थे। चाइना के पश्चिमी दिशा में कुषाण रहते थे। जो मध्य चाइना के लोग थे उन्होंने इन्हें मारकर यहाँ से खदेड़ दिया। उसके बाद फ्रेंड हम इसको थोड़ा मैप से बताने की कोशिश करेंगे कि कुषाण आप बस अपने जहन में रखिएगा कि कौन कौन से शासक थे। पहला था शक वंश का शासक पुष्यमित्र शुंग। दूसरा था फ्रेंड का कन्नौ वंश का शासक वासुदेव। सातवाहन वंश का शासक जो प्रथम था वह था सीमुक। यहाँ पे देखिएगा ये क्वेश्चन जो है यहीं से समाप्त हो जा रहा है, फिर यहाँ से दूसरा स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से समाप्त हो जा रहा है, फिर इसका तीसरा क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ समाप्त हो जा रहा है शकों का। ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। कुषाण जो थे ये उत्तरी भारत पे आक्रमण किए, उसे जीत लिए। इसका प्रथम शासक था कुषाण का, वो था कुडुल कडफसीस, और दूसरा जो था वह था विम कडफसीस। तो इसके बारे में हम मैप से आपको बताएंगे कि कुषाण का शासक कौन था। और कुषाणों जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए हो जाता है क्योंकि कुषाणों द्वारा ही प्रथम शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए गए थे, तथा सबसे ज़्यादा तांबे के सिक्के भी कुषाणों ने ही चलवाए थे। और कुषाणों के बारे में ये बता दें कि इनके सिक्कों पे जो है तांबों का सिक्का था शुरुआत में, तो उस पर नंदी का, शंकर भगवान के त्रिशूल का, ये सभी चीज़ों को उस पर चित्रित किया गया है। इससे यह ज्ञात होता है कि कुषाण जो थे वो शंकर के उपासक थे। ठीक है फ्रेंड, तो आगे इसके बारे में और अच्छे से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इसको आइए अभी तक देखते हैं। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था, वास्तुकला में। वास्तुकला में, चित्रकला में सबसे ज़्यादा इसका प्रयोग हुआ था। क्लियर तो नहीं है चित्रकला में, लेकिन वास्तुकला मतलब यही होता है कुछ चीज़ों को बनाना, उस पर चित्रित करना, यही सभी चीज़ें हैं। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन किसके द्वारा व्यवहार में लाया गया था, ग्रीकों द्वारा। ग्रीक जो है इंडो ग्रीको हैं, उनके बारे में बताया गया है इसमें इतिहास में, जो हम अब उसको जब विस्तृत रूप से बताएंगे तब आपको समझा देंगे। ईसा पूर्व 2री सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य था बैक्ट्रिया। बैक्ट्रिया जो है एक स्थान था जो आज अफगानिस्तान में पड़ता है। इसमें दिया अफगानिस्तान, इसको ध्यान दीजिएगा। अफगानिस्तान देश के एक राज्य था जिसका नाम था बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया वो मत समझिएगा कीटाणु है। अफगानिस्तान में एक छोटे से राज्य या बड़ा ही राज्य होगा, उसका नाम है बैक्टीरिया। वहीं से पहला यूनानी आक्रमण भारत आए थे। सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ, तमिलों एवं चेरों का। किसके साथ, रोम के साथ सबसे पहला व्यापार जो है तमिल और चेरों का हुआ था।
सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था मौर्यों के अधीन। सातवाहन ने सबसे पहले अधिकारियों के रूप में काम किए, किसके लिए? मौर्यों के लिए। जब मौर्य वंश क्षीण हो गया, खत्म हो गया, तो उन्होंने भी इसका फायदा उठाया और आक्रमण करके भारत के कुछ हिस्सों को अपना लिया तथा उस पर शासन करने लगे। ठीक है फ्रेंड। वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? कनिष्क। कनिष्क जो है कुषाणों का सबसे प्रिय तथा सबसे महान शासक था। इसके 3 शासकों का इतिहास में उल्लेख है। एक नाम है पहले का कुडुल कडफसिस, दूसरे का नाम है विम कडफसिस और तीसरे का नाम है कनिष्क। तो इसके बारे में हम आपको उसके डायग्राम के द्वारा समझाएंगे। कषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गांधार शैली किसका मिश्रण ना था? भारत ग्रीक। फ्रेंड, आपको ये भी बता देना चाहते हैं कि हम जब वैदिक सभ्यता पढ़ा रहे थे तो उसमें हम 10 राज युद्ध के बारे में बात किए थे, 10 राज युद्ध के बारे में। तो उसके बारे में थोड़ा मैंने उसमें राजा का नाम भूल गया था मैं, 10 राज युद्ध, उसमें मैं राजा का नाम भूल गया था। तो वो जो राजा युद्ध जीता था उसका नाम था सुदास। सुदास ने 10 राजाओं को हराकर वो युद्ध जीता था और उसमें जो थे विश्वामित्र 10 राजाओं के साथ थे और इनके साथ थे वशिष्ठ। वशिष्ठ जो थे इनके साथ थे और विश्वामित्र को उनके पद से हटाने के बाद ये युद्ध हुआ था जिसमें सुदास विजयी हुआ था। रोम साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने कैंसर सीजर की उपाधि ग्रहण की? कुषाणों के। प्राचीन भारत में किसने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाएं? कुषाणों ने। सोने के जो है नियमित रूप से सिक्के चलाएं और सबसे शुद्ध सोने का सिक्का जो है कुषाणों द्वारा चलाया गया था। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था सातवाहन। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था सातवाहन। उसके बाद चोल चेर पांड्य जो कि संगम युग के नाम से जाना जाता था। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई थी? कुषाण काल में। कुषाण काल में ही सर्वप्रथम बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई थी, जो आपको जैन धर्म बौद्ध धर्म के चैप्टर में मिल जाएगा। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? कन्नौ वंश। शुंग वंश जो है वो पुष्यमित्र शुंग इसका संस्थापक है और कन्नौ वंश जो है शुंग वंश के अंत के बाद कन्नौ वंश का शासन होता है। कन्नौ वंश का शासक कौन था? प्रथम वासुदेव। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? पेन चांगो। पेन चांगो ने कनिष्क को हराया था तथा बाद में कनिष्क ने चीनी के इसे किस चीनी मतलब जनरल को हरा दिया था। पेन चांगो को बाद में कनिष्क ने फिर हरा दिया था। ठीक है। उत्तरी तथा उत्तर पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के को जारी किया था कुषाणों ने। ये जान जाइए, तांबे के सबसे ज्यादा सिक्के भारत में चलाने का श्रेय जो है वो कुषाणों को जाता है और शुद्ध सोने के सिक्के चलाने का भी श्रेय कुषाणों को ही जाता है, जो 124 ग्रेन का था। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ है? 57 ईसा पूर्व से, जो कि दक्षिण का एक शासक था, उसका नाम था विक्रमादित्य संवत। उसी ने सर्वप्रथम कैलेंडर का आविष्कार किया था, जो आज भी भारत में विक्रम संवत के नाम से संपादित होता है। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा थी, वो थी प्राकृतिक। कीत है यहाँ पे, थी होगा, थी वो है प्राकृतिक। जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं गांधार। क्या कहते हैं फ्रेंड? गांधार। आप देख लीजिएगा। कनिष्क की राजधानी थी पुरुषपुर। ये कनिष्क बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, इसको ध्यान दीजिएगा। जो है ये कुषाण का सबसे महान शासक भी है और इसने बहुत ही अच्छे अच्छे काम कराए हैं। इसने सर्वप्रथम सबसे बड़े नंदी भगवान की मूर्ति का भी निर्माण करवाया था तथा ये भारत में शिव का उपासक के रूप में माना जाता है। तो इसे बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से ध्यान दीजिएगा। पुरुषपुर किसका दूसरा नाम था? पेशावर का। पेशावर का दूसरा नाम क्या था? पुरुषपुर। चरक किसके राज्य चिकित्सक थे? कनिष्क के। कनिष्क के जो राज चिकित्सक थे वो चरक थे, जो कि बहुत ही विद्वान थे। ये चिकित्सक बहुत ही माने जाने थे, प्राचीन के सबसे महान चिकित्सकों में से एक हैं। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण था गांधार कला। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण क्या था? गांधार शिला। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? इंडो बैक्ट्रीज ने। बैक्ट्रीज के जब पहली बार बैक्ट्रीज ने भारत के पश्चिमी राज्य पे आक्रमण किया, जो कि अब पहले पंजाब के नाम से जाना जाता था, अब जो है पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है, उसमें सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? इंडो बैक्ट्रिया ने। तो क्या दिया? भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? इंडो बैक्ट्रियन ने। जो सबसे शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए थे वो कुषाण ने चलवाए थे। अगर मैं पहले बता चुका हूँ आपको कि कनिष्क ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलवाए तो ये गलत है, लेकिन मैंने ऐसा नहीं बताया है। सर्वप्रथम भारत में सोने के सिक्के जो हैं वो इंडो बैक्ट्रियन ने चलाया है। किस संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? मथुरा संग्रहालय, क्योंकि वो मथुरा के आसपास ही उनका जो है शासन था और वहीं पे वो राज्य करते थे तथा उनकी राजधानी थी। यहीं पे जो है कुषाणों का सबसे ज़्यादा मूर्ति संग्रहालय है।
किस वंश के शासकों ने ब्राह्मण एवं बौद्ध भिक्षुओं को कर्म मुक्त भूमि या गांव भूमि अनुदान देने की प्रथा प्रारंभ की? सातवाहन ने। सातवाहन जो है ब्राह्मणों को भूमि दान देने की ये परंपरा प्रारंभ कर दी। भारतीय रंगमंच में यवनिका पर्दा का शुभारंभ किसने किया? यूनानियों ने। भारतीयों का महान रेशम मार्ग किसने आरंभ करवाया? कनिष्क ने। क्या कह रहा है? भारतीयों का महान रेशम मार्ग किसने आरंभ करवाया? कनिष्क ने सर्वप्रथम इसकी करवाया था। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में हुआ? 78 ईस्वी में हुआ था। कनिष्क जो है 78 ईस्वी में शासक था भारत का। ठीक है, और किसके शासनकाल में सर्वप्रथम शक संवत का सम्राट का शासनकाल प्रारंभ हुआ? वो था कनिष्क। तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था भारत में। आज जो है वो पाकिस्तान में पड़ता है, लेकिन पहले भारत में था। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? खारवेल। कलिंग का सबसे महान शासक कौन था? खारवेल। कलिंग कहाँ पे है? उड़ीसा में, जिसे किसने जीता था? अशोक ने। ये बहुत ही फेमस घटना है फ्रेंड। आइए तो मैप के द्वारा आपको कुछ समझा देते हैं। सबसे पहले आप जानिए शुंग वंश के बारे में। पुष्यमित्र शुंग जो है वो इस पे जो है पूरा शासन, भारत पे पूरा शासन किसका रहता है? मौर्य वंश का। मौर्य वंश के शासन के बाद जब मौर्य वंश का क्षीण होने लगता है, वहाँ पे धन की कमी होने लगती है, तो मौर्य जो है मूर्तियों को बेच बेच कर अपना लालन पालन करते थे। ठीक है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा। क्या करते थे? अब अपना खर्चा चलाने के लिए वो लोग सोने के बनाए हुए मूर्तियों को बेचने लगे तथा उस पर शासन करने लगे। ये सभी भारत के हिस्से थे, ये सभी। तो यहाँ पे जो है मध्य में ये बीच में पड़ रहा है, ये मध्य में सर्वप्रथम पुष्यमित्र शुंग ने बृहदत्त को मारकर शुंग वंश की नींव रखी। ठीक है, ये क्लियर हो गया। उसके बाद जो है इधर से ग्रीक इंडियन ने इस क्षेत्र पर आक्रमण किया और इसे अपने नाम कर लिया। फिर उसी समय, उसी के समकालीन इस क्षेत्र में जो है कुषाणों जो कि चाइना के पश्चिमी भाग में कुषाणों का उद्गम स्थल रहता है, वहीं पे स्थान में वो रहते हैं। लेकिन चीन के मध्य में रहने वाले राजा जो हैं उनसे युद्ध करके उन्हें खदेड़ देते हैं। तो उनमें से कुछ जो हैं वो ईरान चले जाते हैं इस रास्ते से, तथा कुछ जो हैं वो भारत की तरफ चले आते हैं और भारत के उत्तर वाले हिस्से को जीत लेते हैं। तथा जब यहाँ तक आने में वे जो है मथुरा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आते आते पुष्यमित्र शुंग की मृत्यु हो जाती है। उसका पुत्र जो रहता है उसका नाम रहता है अग्निमित्र। पुष्यमित्र शुंग के पुत्र का नाम क्या रहता है? अग्निमित्र। तो अग्निमित्र के शासनकाल के बाद ही कुषाण आते हैं और इस पर आक्रमण करके इसे जीत लेते हैं। ठीक है, इसी में वासुदेव भी आया था जो कन्नौ वंश का शासक था, तथा बहुत से शासकों ने आए और कुछ सालों तक रहे भारत के इस हिस्से में तथा इस हिस्से में और वापस चले गए। दक्षिण के हिस्सों में संगम वंश का उदय हुआ तथा संगम वंश के 3 महान शासक हुए, चोर, चेल, पांड्य। जैसे ये जो है फ्रेंड, ये चोल शासक था, चोल राज्य था, ये जो है चेर राज्य था और ये पांड्य राज्य था। इसके बारे में हम नीचे पढ़ेंगे। तो यहीं पे ये समाप्त हो जाता है। इस प्रकार से वो आक्रमण करते हैं और इसे जीत लेते हैं। ठीक है फ्रेंड, हम यहीं पे वीडियो इसको समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम संगम युग के बारे में पढ़ेंगे। ये उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें।